शाम को 10 बजे के बाद आपको बुखार भी हो जाएगा, आपको रेफर करेंगे यहाँ से। ओवैस अशरफ के लिए वोटर इंपॉर्टेंट है या वोट? खुद तो दिल्ली के साथ तारे जुड़ी हुई थी, जी। लेकिन यहाँ के यूथ को तो कहीं और की तारे दिखाई गई थी। ओवैस कैसे देख रहे हैं आप कश्मीर की पॉलिटिक्स को? वकालत और सियासत एक साथ साथ चलती है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के वहाँ यहाँ हाई कोर्ट वापस आया प्रैक्टिस करने के लिए, के पीछे 1 साल की स्ट्रगल है कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। इस सीरीज के और एक एपिसोड टॉक विद हाजी। नाज़रीन, आपको पता ही है कि आजकल लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और हर तरफ इलेक्शन पे ही बात होती है। सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पे नज़र पड़ती है वहाँ कहीं ना कहीं इलेक्शन के रिलेटेड ही कोई ना कोई बात होती है और दिल खुश हो जाता है जब यंग यानी कि यूथ देखते हैं कि आजकल यूथ अब इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्शन, चाहे रैलीज की बात करें या मैंडेट की बात करें। आज जिस मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे वो मुझसे भी यंग है और रिसेंटली उसने स्विच किया है, पॉलिटिकल पार्टी उसने ज्वाइन की है। पर्सनली मैं उसको मुबारक कहता हूं इस बात के लिए, क्योंकि जब यूथ मेन स्ट्रीम में आ जाती है ना तो लगता है कि कश्मीर का फ्यूचर और ब्राइट होने वाला है, क्योंकि यूथ एनर्जेटिक होता है, यूथ फुल ऑफ आइडियाज होता है, नए नए आइडियाज लेके कल को वो स्विच कर सकता है, कल को वो डेवलपमेंट की राह को और हमवार कर सकता है। मेरी मुराद है ओवैस अशरफ शाह से। वैसा वक्त देने के लिए शुक्रिया, खैर मकदम इस शो में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे पास आए और हम आपस में बातचीत करके मैं अपने जो जज्बात एक साइड रख के जो मेरा पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत है वो किन बुनियाद पे होना चाहिए और किन बुनियादों पे होगा, तो वो सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। और मैं वेलकम करता हूँ आपका कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आप मेरे साथ बैठे हैं अभी। इससे पहले कि हम पॉलिटिक्स डिस्कस करें, इससे पहले हम आपका जो ये डिसीजन ये डिस्कस करें, थोड़ा सा नाज़रीन को बता दीजिए ओवैस अशरफ शाह कौन है? जी, बेसिकली मैं चरारी शरीफ से बिलोंग करता हूँ। चरारी शरीफ सबको पता है, असली रूहानी जो स्पिरिचुअल सीट ऑफ पावर है जम्मू कश्मीर की, वो हज़रत शेख आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ पे आस्तान आलिया है, उस सरजमीन से हूँ। और मेरे वालिद मोहतरम जो है वो पेशे से वकील है, मोहम्मद अशरफ शाह साहब उनका नाम है। और मैं खुद पेशे से एक वकील हूँ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मैं अभी प्रैक्टिस करंटली कर रहा हूँ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। और मेरी इब्तदाई तालीम चरारी शरीफ SIM स्कूल, शेख आलम इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल से हुई। उसके बाद 3rd क्लास से मैंने शिफ्ट किया एंड मैं चला गया DPS श्रीनगर, दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर अथवाजन। वहाँ से मैंने 12th पास करके मैं ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और फिर मैंने लॉ की तालीम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हासिल की है। और मेरे घर पे 3 बहनें हैं मेरी, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह। एक बैंक स्केल 2nd ऑफिसर है बैंक में, दूसरी बहन मेरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और तीसरी बहन मेरी जुडिशल ऑफिसर जज है। तो मैं ही अलग, मतलब हुकूमत का जो हुकूमत जिसको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से मैं ही बाहर हूँ अपने घर से, जो कि बाय चॉइस भी कह सकते हैं आप, बाय चांस भी कह सकते हैं, लेकिन बाय चॉइस भी कह सकते हैं कि मैंने चाहा कि मैं अपने वालिद मोहतरम का जो अपना हमारा फील्ड था, लॉ का फील्ड था, उस फील्ड में आगे बढ़ूं। क्योंकि फिर अगर आप उस फील्ड में आगे बढ़ते हो तो आप फिर किसी भी कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी ये हो, आप उसमें जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नहीं, अगर आपने अपनी फैमिली की जिक्र की, आपकी 3 बहनें हैं माशाल्लाह, एक बैंक में है, 2 की कहीं ना कहीं लिंक ला के साथी है। आपके वालिद मोहतरम सीनियर एडवोकेट है डिस्ट्रिक्ट बडगाम की, ओवैस खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ऑल टुगेदर रिसेंटली ये जो 1 हफ्ता पहले या कुछ दिनों की बात है, ये ऑल टुगेदर स्विच करना, पॉलिटिकल फील्ड को चुनना, ये तो लोगों की नजर में है कि ये चंद दिनों का डिसीजन है जी, या चंद हफ्तों का डिसीजन है। इसके पीछे 1 साल की स्ट्रगल है कहीं ना कहीं। जब मैं दिल्ली से वापस आया, जब मैं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के वहाँ यहाँ हाई कोर्ट वापस आया प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने देखा कहीं ना कहीं मेरे इलाके में जो चरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने देखा यहाँ बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है। माशाअल्लाह हमारे चरारी शरीफ में तालीम का जो मयार है वो बहुत ऊंचा है और तालीम याफ्ता लोग यहाँ बहुत है। तो मेरे जहन में ये खटका कि हमारे चरार शरीफ ने KS ऑफिसर्स दिए, हमारे चरार शरीफ ने अच्छे
एजुकेशनिस्ट दिए, जिनमें लेक्चरर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, हमारे शरार शरीफ ने प्रोसिक्यूटर्स दिए, हमारे जी। शरार शरीफ ने जजेस दिए। लेकिन ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि चरार शरीफ जिसके नाम पे कोई बंदा अगर चरार शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी जीतता है तो उसके माथे पे कैबिनेट की मिनिस्ट्री लिखी होती है, वो ओनली बिकॉज कि वो हजरत शेखुल आलम की अलग रहमा की सरजमीन से जीतते हैं। तो मेरे दिल में ये बात खटकती रही कि अगर हम हर शोबे में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, जी। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा शोबा है कि इसमें हम बहुत पीछे रहे हैं, इसमें हमने कभी रिप्रेजेंटेशन दी ही नहीं है। जी। तो मुझे लगा कि मेरे को एक पहल करनी चाहिए, तो मैंने अपने दोस्तों से, अपने अजीजों से, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो पढ़े लिखे नहीं है, सबसे बात की। तो सबको मैंने देखा कि सबकी एक चाहत है कि एक पॉलिटिकल आवाज उठे। तो उसके लिए तो किसी को कदम आगे बढ़ाना था, शुरुआत तो करनी थी। जी। तो मैंने सोचा मैं अभी छोटा लड़का हूं, तो क्या बुरा है अगर मैं ही इस जो यहाँ पे हमें हम सब लोगों की चाहत है कि कोई बंदा आके बढ़े, वो पहला कदम उठाए सियासत की ओर। तो मैंने सोचा कि मैं ही ये बंदा होना चाहिए, और मैंने मशवरा करके बाकी सब चीजें जो होती है मतलब देखा वो सब कुछ, तो मुझे लगा कि ये राइट टाइम है कि मैं आके कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूं, ताकि चरार शरीफ का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो थोड़ा फिल हो जाए। और क्या पता मेरी वजह से कल को और 10 नौजवान जो अभी तक शायद डर रहे होंगे या ये सोच रहा होगा कोई कि चरार शरीफ से तो कोई सियासतदान आया नहीं है पिछले 20 25 30 साल में, वो मुझ जैसे छोटे लड़के को देखकर उसके अंदर भी जज्बा आ जाए कि नहीं जी, हम इस राह पे भी चल सकते हैं, हम इस राह पे चल के भी अपनी कौम के लिए कुछ बेहतरी का काम कर सकते हैं। वैसे आपने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या वहां पे भी ये दिमाग में चल रहा था कि आपने वहां से वापस आना है और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है? क्योंकि एक ख्वाब रहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक लॉयर के लिए, एक हाईएस्ट प्लेस है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता है। बेसिकली अगर हम देखें जिस पेशे से मैं हूँ, वकालत और सियासत एक साथ साथ चलती हैं। अच्छा। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया वकीलों ने। हमारे जितने भी उस टाइम मिनिस्टर्स थे या हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो वकील थे। तो वकालत और सियासत कहीं ना कहीं साथ साथ चलती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है कि वकालत जो है, वकील जो है, उसका समाज के हर तबके के इंसान के साथ टच रहता है। उनका लेन देन हर समाज के इंसान के हर ऊपर से नीचे के तबके के साथ रहता है। ऊपर का तबका हो, बीच वाला तबका हो, नीचे वाला तबका हो, सबके साथ लेन देन रहता है। तो उसको जो ग्राउंड रियलिटी पता होती है वो उसको ऑलरेडी सब चीजें पता रहती है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट तबकों के लोगों से मिलते रहता है, उसको आइडिया मिल जाता है। और फिर पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से तो कानून और सियासत, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जब मैं वहां पे था तो वहां पे मेरे लिए मेरे दोस्त जो कई सारे थे वहां पे, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने जो डिफरेंट स्टेट्स के थे, यूपी के थे, कई दिल्ली के थे, कई बंगाल के थे, कई तमिलनाडु से थे, वो जाके उन्होंने वहां पे पॉलिटिक्स स्टार्ट की। और जब आप मतलब दिल्ली जैसी जगह पे रहते हो जो कि हिंदुस्तान की कैपिटल है, दिल है, जहां से पूरा हिंदुस्तान कंट्रोल होता है, तो आप पावर कॉरिडोर्स के बहुत क्लोज रहते हो। तो आप देख सकते हो कि अगर आप सच्ची सियासत करोगे, अगर आपका जज्बा हो कि आप लोगों के लिए काम करोगे, तो मुझे लगता है कि अगर उस मायने में अगर सियासत इंसान सच्चे दिल से करेगा तो वो कहीं ना कहीं वो जिहाद के बराबर भी है। अगर मैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन जब मैं ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर सियासत लोगों की भलाई के लिए करेंगे, ना कि अपने बेटरमेंट के लिए या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए करें, लेकिन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, जितने भी बिना किसी रिलीजन के, बिना कोई कास्ट, बिना क्रीड या एरिया देख के, अगर आप सब के लिए सेम सोचेंगे और डेवलपमेंट का सोचेंगे, तो मेरे लिए तो ये जिहाद का रास्ता है। कुवैस, कैसे देख रहे हैं आप कश्मीर की पॉलिटिक्स को? नहीं, अभी अब बात करें हम 2019 की, तो आर्टिकल 370 हटा, सियासी जमातों का रुख अलग, जितनी भी सियासी जमातें हैं कश्मीर में, सबका उस पर अलग अलग टेक था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मसला है वो तो अब दफन हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। एक बार सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई उस फैसले पे, तो मेरे लिए, मुझे लगता है कि कोई भी सियासी जमात अगर यहाँ पे आज ये बात करे कि हम उस चीज को वापस लाएंगे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने
सील लगाई है, तो वो तो लोगों को भटकाने का एक तरीका है, और कोई दूसरा उसमें तो मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है हमारी पॉलिटिक्स को लेके, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स को लेके, कि अभी तक हमने हमेशा दो नाव में पैर रखा है। अच्छा। किसी की भी बात करे, कोई पढ़ा लिखा हो, जो सियासत में ऑलरेडी था भी, जो मिनिस्टर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो भी दो नाव में पैर रख रहे थे, क्योंकि हमारे जहन में दो तीन चीजें चल रही थी। हमारे जहन में हिंदुस्तान चल रहा था, हमारे जहन में हुर्रियत चल रहा था, हमारे जहन में पाकिस्तान चल रहा था। लेकिन 2019 के बाद एक ही नैरेटिव अब आ गया है यहाँ पे, दैट हम इंडियंस हैं, हमें इंडिया के साथ रहना है। हम 1947 में हमने इंडिया को चुना है, तो फिर वो फायदा नहीं था दो नाव में पैर रखने का, क्योंकि उससे हम ना उधर पहुंच पा रहे थे ना इधर पहुंच पा रहे थे। 2019 का जो वो फैसला था, उसने ये सारा जो डिबेट था उसको खत्म कर दिया, और एक बार ही बोला जी कि आप हिंदुस्तानी हो, आपको हिंदुस्तान के साथ रहना है, और आप अगर सियासत करेंगे तो वो डेवलपमेंट की सियासत कीजिए आप जी। ये आप वो धर्म के नाम पे सियासत, रिलीजन के नाम पे सियासत मत करे, इंडिया पाकिस्तान के नाम पे सियासत मत करे, जो कि सारी पिछली जमातों ने किया। हम 1990 से देखे तो 1990 से जो 2020 तक की जनरेशन है वो तो गायब है, वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो इसी सियासत का शिकार है। तो मैं अभी सियासत को देख रहा हूं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने लोगों की खिदमत करने का, और अगर सही माने में कोई अच्छी नीयत से, पूरी नेक नीयत से आ जाए इस रास्ते पे, तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है कि आप लोगों की मदद कर सके। मुझे तो ये सबसे बेहतर रास्ता दिख रहा है। अभी तक जो मैं अगर रीजनल पार्टीज की बात करूं, अभी तक यूथ को उतना मौका नहीं दिया गया। रीजनल पार्टीज की बात करें, जो मेजर पार्टीज थी, अब एब्रोगेशन के बाद बहुत सारी पार्टीज अब ऐड हो गई, लेकिन जो यहाँ बेसिक पार्टीज कुछ थी उनने यूथ को ज्यादा मौका नहीं दिया। किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो आप पार्टीज की बात कर रहे हैं, मैं तो खानदानों की बात करूंगा। अच्छा। इसमें बहुत बड़ी फर्क है, पार्टीज और खानदान में फर्क है। अभी तक जो भी सियासत यहाँ पे थी वो खानदानी सियासत थी जी। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला साहब थे, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब आए, अभी उमर अब्दुल्ला साहब है। अभी तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब के साथ उनके दो बेटे भी घूम रहे होते हैं। फिर यहाँ से हम देखे पीडीपी का क्रिएशन हुआ तो मुफ्ती साहब ने किया, मुफ्ती साहब के बाद महबूबा मुफ्ती है, अभी महबूबा मुफ्ती जी की जो बेटियां है वो भी सियासत में आ रही है। तो यूथ को तो कभी मौका मिलता ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने खानदान से बाहर जा ही नहीं रहे। आपने कभी एनालिसिस किया है वजह क्या है? वजह है कि यहाँ का यूथ कभी इस चीज के लिए रेडी था ही नहीं। हम जो यूथ था उसको तो भटकाया गया था। अच्छा। उसको तो दूसरे ख्वाब दिखाए गए थे। अच्छा। खुद तो दिल्ली के साथ तारे जुड़ी हुई थी, जी। लेकिन यहाँ के यूथ को तो कहीं और की तारे दिखाई गई थी। अच्छा। तो यूथ को उसके साथ भटकाया। लेकिन अब तो ओपन है, अब तो मौका मिल रहा है, तो आ रहे हैं ना। मेरे जैसा इंसान अगर 10 साल पुरानी वाली सियासत है, मेरा जैसा इंसान यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा होता यहाँ पे आपके साथ, वो इस टाइम कोर्ट में अपना केस लड़ रहा होता। अच्छा। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपसे पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। ये इस चीज का बहुत बड़ा सबूत है कि नहीं आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं। जब ओवैस को मौका मिलेगा रिप्रेजेंट करने का, किस तरह की पॉलिटिक्स तब करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया और फिर लोगों की चाहत होगी कि मैं सियासत में आगे बढ़ के लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा, तो चीजें तो एक रात में बदलती नहीं है। मैं तो ऐसे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा जैसे पिछले सियासतदानों ने दिखाया कि एक रात में पहाड़ बन जाएगा, पहाड़ टूट के ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक रोड मैप तो सबके पास होता है। मैं अभी बहुत सियासत में तो मैं अभी बहुत बहुत छोटी चीज हूँ, कल आया हूँ सियासत में, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके मेरे पास एक रोड मैप है। तो उस रोड मैप का सबसे पहला जो है कि हमारे पास, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी अल्लाह का जो करम है हम पे, कि हम हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जहां पे तशरीफ फरमा रहे हैं, हम उस जगह से आते हैं। तो हिंदुस्तान से, हमारी रियासत से, या पूरे वर्ल्ड से कोई भी आएगा तो उसको पता रहता है चरार शरीफ कहाँ है क्या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोगों की आइडेंटिटी ऑलरेडी रिवील्ड है बिफोर जो भी हो। आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है हमारे पास। लेकिन अब अगर आइडेंटिटी है हमारे पास, तो हम इस आइडेंटिटी का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? जी। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि अभी के यूथ का सबसे बड़ा, पर्टिकुलरली मैं यूथ पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि सारा जो अभी पॉलिटिक्स, जो सियासत, इट रिवॉल्व्स अराउंड यूथ। और यूथ की सबसे बड़ी परेशानी है एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट। अब सरकार नौकरियां तो सबको नहीं दे सकती। जी।
नौकरियां मेरिट पे मिल रही है। जी पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, या बाकी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं। जी तो वो तो झूठ हुआ किसी को बोलना जी मैं आपको नौकरियां दिलवाऊंगा, जी बाकी चीजें करवाऊंगा। जी लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है जिसका नाम प्राइवेट सेक्टर होता है, जी जो कि हमारे कश्मीर में पूरा मतलब पूरा अंडर डेवलप्ड है। कहीं पे कुछ भी नहीं है प्राइवेट सेक्टर के नाम पे। जी अगर हमारे कश्मीर से बाहर के स्टेट्स में एमबीए या हम एमबीबीएस कहे, हम इंजीनियरिंग कहे, कोई और टेक्निकल कोर्सेज कहे, पॉलिटेक्निक कोर्सेज करके बच्चे निकलते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एमएनसीज में हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज में हो जाते हैं। वो तब है जब इंडस्ट्रीज है, जब एमएनसीज उन जगह पे है। हमारे यहाँ से जो भी कोई एमबीबीएस निकलेगा उसको बस पीएससी की एग्जाम की तरफ देखना है। हम इंजीनियर निकलेगा, कोई और निकलेगा, क्योंकि पूरा जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर वो अंडर डेवलप्ड है। कहीं ना कहीं पहली कोशिश वही होगी कि ओवरनाइट ये सब होगा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, इट विल टेक टाइम। लेकिन हम उस प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की बात करेंगे कहीं पे भी। जी हम फॉर एग्जांपल अगर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक दो प्राइवेट सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन जाएगा कहीं पे, कहीं ना कहीं उसमें 1000-2000 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। मे भी हमारे चरार शरीफ से भी 20 हो जाएंगे, पखरपुरा से 10 हो जाएंगे, तिलसरा से 5 हो जाएंगे, हफरू से 5 हो जाएंगे। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड आपको बोल रहा हूँ, जी क्योंकि अभी मैं सियासत में आया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉलिटिकल वैक्यूम है। उसके बाद हम दूसरा इसी तरीके से देखेंगे कि हमारी यूसमर्ग जो है यहाँ पे बहुत पुरानी जगह है, हिस्ट्री है। अगर हम मतलब यहाँ पे हमें मतलब पता ही है हिस्ट्री में यूसा मर्ग इसको कहा जाता था, बिकॉज देयर इज अ हिस्ट्री की यहाँ से हजरत ईसा का गुजरना हुआ है, जी इसीलिए यूस मर्ग इसका नाम है। जी बहुत पुरानी जगह है, एस्थेटिक वैल्यू रखती है, इतनी खूबसूरत जगह है। इसके मद्दे मुकाबल हमारे ही इसी रेंज में, पीर पंचाल रेंज में, और एक जगह है दुध पथरी जिसका नाम है, रिसेंटली डिस्कवर हुई है। 10-15-20 साल पहले तो दौद पथरी का नाम नहीं सुना था किसी ने। अच्छा लेकिन वहां के जो जो भी सियासतदान थे वहां के, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने दौद पथरी की डेवलपमेंट कैसी लाइंस पे की, मतलब ये तो सबको पता है। हम मतलब जो आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, जो कल कोई इंटरव्यू देखेंगे उनको पता है दौद पथरी कहाँ पे है और कैसे डेवलप हुई है। दौद पथरी से नीचे एक गांव आता है जिसका नाम रायथन है, रायथन से कहीं 10-15 किलोमीटर ऊपर दौद पथरी है। तो वहां पे सुबह से शाम तक कम से कम 2-3 हजार लोग चाय बेच रहे होते हैं। चाय को बेच बेच के वो दिन का 3,000-4,000 रुपए कमाते हैं, और वो महीने का 1 लाख 1.25 लाख हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 4,000 लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं वहां पे। उनको जब वो शाम को 2,000-3,000 रुपए घर लेके आते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम सरकारी मुलाजिम क्यों नहीं है। ओवैस का ये मानना है कि दोज हु आर वेयर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उन्होंने नेग्लेक्ट किया है हमेशा चार। मानना मेरा नहीं है। देखिए, अच्छा। एक तो हुआ कि आपकी राय है, दूसरा हुआ कि कुछ चीजें हैं जो चीजें दिख जाती है इंसान अच्छा। को। मैं आपको बोलूंगा आप जाइए यूसमर्ग, मैं जाऊंगा यूसमर्ग, वहां पे मोबाइल टावर नहीं है अभी तक। मोबाइल टावर नहीं है वहां पे अभी तक। एटीएम वेटीएम की तो दूर की बातें हैं, वहां पे तो बेसिक थिंग जो मोबाइल टावर है। कोई जाता यूसमर्ग जाता, कोई इमरजेंसी हुई, कुछ हुआ, तो आपको कॉल करने पहले नीचे 4 किलोमीटर नीचे नागबल आना पड़ता है, नागबल से आप कॉल मिलाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो अभी तक के सियासतदान थे उनने हमेशा धोखा किया है। मानना है ही नहीं, ये तो प्रूव थिंग है। मानना तब होता अगर मेरे इंडिविजुअल की राय होती। जी ये तो ग्राउंड पे सारा है ना। अब मैं एड ऑन करना चाह रहा हूं जहां पे मैं का बात को अभी बोल रहा था दूध पथरी का कि कैसे डेवलप हुआ। फिर रोड्स देखिए, जी अभी विंटर टूरिज्म का, अभी मतलब आप मीडिया से, आपको मेरे से ज्यादा जी पता होगा रिसेंटली कि हुआ वहां पे दूध पथरी ने बहुत बड़ा गुलमर्ग का फेस्टिवल हुआ रिकॉर्ड वहां। तोड़ दिया। जी जी लास्ट ईयर रिकॉर्ड पहलगाम जी गुलमर्ग जी का तोड़ दिया। अब देखिए हमारे साथ क्या अल्लाह ने कितना कर्म किया था। यूसमर्ग इको टूरिज्म, शेख लालम रिलीजियस टूरिज्म, जी अगर इन दोनों का पूरा पोटेंशियल हमारे पुराने जो सियासतदान यहाँ पे थे उन्होंने इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज किया होता, आज चरार शरीफ के एडजॉइनिंग एरिया पखरपुरा हो, फ्रसडब हो, तिलसरा हो, हमारा राखाय हो, हमारा हफरू हो, हमारा नीलनाग और एक इको टूरिज्म जी साथ जी में ही है। हाँ तो इनके यूज सड़कों पे घर पे बैठ के नहीं होते, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कहीं और नहीं होते, वो अपना काम कर रहे होते, अपना रोजगार कमा रहे होते। जी और आराम से एक बंदा अगर रोजगार कमाएगा तो 10 बंदे उस रोजगार पे चलते हैं। तो इसमें तो यह बात ही नहीं है कि उन्होंने नेग्लेक्ट किया, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि हम नेग्लेक्ट हुए। हम तो नेग्लेक्ट हुए, ये तो प्रूवन फैक्ट है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर रीजनल पार्टीज की बात करें, व्हाई ओवैस चूज अपनी पार्टी?
देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है कि अपनी पार्टी, देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले बोला कि इससे पहले जो यहाँ हमारे सियासी जमातें हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, ऑलरेडी बोल चुका हूँ सबके बारे में, वो खानदानी जमातें हैं। वहाँ मौका नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। इसीलिए उन पार्टी से जो नीचे नीचे जो काम करते थे वो भाग के कोई अपनी पार्टी में आ रहा है, कोई पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, कईयों ने तो अपनी पार्टी स्टार्ट की है, कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है। हम्म। तो ये तो उसका पूरा सबूत है कि वहां मौका नहीं मिलता है। लेकिन जो जो पार्टी आपने चूज की वो तो कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, सारी रीजनल पार्टी कर रही है कि वो बी टीम है। बी टीम की तो बात ही नहीं है। बी टीम की देखिए, हम जो पार्टी हमें बी टीम बोल रही है उनकी हिस्ट्री उठाइए ना आप। उमर अब्दुल्ला साहब एनडीए में तो मिनिस्टर रहे हैं, हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी, तब तो बी टीम नहीं था। हम्म। तब तो उमर अब्दुल्ला साहब को मिनिस्टर बनना था, तब बी टीम नहीं था, लेकिन हम तब भटके हुए थे जी। क्योंकि हमको दूसरे रास्ते दिखाए गए थे। मुफ्ती साहब जीते 2014 में, मरहूम मुफ्ती साहब जीते, हाथ मिलाया उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के साथ, तब तो जी। बी टीम ए टीम कहीं नहीं थी। अभी अगर अल्ताफ साहब ओपनली बोल रहे हैं कि जी वी आर विद दिल्ली, हम दिल्ली के साथ है, जी। वो तो वक्त की जरूरत है। कोई भी कल को कोई भी सियासी जमात यहां जीते, जो दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी, उसके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि आपको चलना पड़ेगा, जो पावर में पार्टी होगी उसके साथ तो आपको चलना पड़ेगा। अगर मैं अभी तक जो बोल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराएंगे हम, यूसमर्ग एंड बाकी, या इतना होलिस्टिक डेवलपमेंट कराएंगे, वो तो तभी पॉसिबल है ना जब हम ऐसे इंसान के साथ होंगे जो पावर में होगा सेंटर में। अब हम डूबती नैया के साथ जाएंगे, ये तो फिर हुआ ना कि मैं आ गया, मेरे साथ जितने लोग आ रहे हैं मैं सबको डुबा रहा हूं, वो तो कोई सियासत ही नहीं है। तो इसमें कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है। ये पहले जो भी ये बोले उनको अपने पहले अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आए हैं। अभी तक जो कश्मीर 2 नाम में था वो तो शेख साहब की देन ही है, शेख अब्दुल्ला साहब की देन ही तो है वो। इंदिरा अकॉर्ड पहले तो 1947 में चूज किया इंडिया, वेरी गुड। उसके बाद क्या किया, फिर जेल गए, फिर लगा कि जी नहीं अब तो मैं पॉलिटिकल इस एरिना से बाहर जा रहा हूं। उन्होंने अपने जो फैमिली है उसका सिक्योर करने के लिए, इंटरेस्ट सिक्योर करने, फिर इंदिरा अकॉर्ड किया, इंदिरा शेख अकॉर्ड किया। उन्होंने तो हमें, एक दिन वो इधर होते थे दूसरे दिन इधर होते थे, एक दिन इधर होते थे दूसरे दिन इधर होते थे। उसी की वजह से तो हमने 1.5 लाख 2 लाख जो हमें जवान है वो खोए हैं हमने। वो तो इन्हीं सियासी जमातों का जो है, उन्हीं की देन है। मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट यहाँ पे आ गया। आज उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम पार्टी में आएंगे तो पब्लिक सेफ्टी हटा देंगे। भाई पहले देखो लाया किसने, जी। लाया किसने। अब आपका सवाल बहुत जायज है, अपनी पार्टी ही क्यों। अपनी पार्टी एक नई जमात है, एक ही एजेंडा जी, हमें कश्मीर की डेवलपमेंट करनी है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करनी है। कोई हिस्ट्री है नहीं पीछे, कोई हिस्ट्री है नहीं पीछे, कोई उंगली उठा नहीं सकता है जी आपने, आपकी जमात ने तो ऐसा किया, आपके अभी तो मौका ही नहीं मिला। अगर आपने ए जमात को इतना मौका दिया, बी जमात को इतना दिया, हमको भी 10 साल 5 साल आजमा कर देखो कि हम क्या करेंगे। लेकिन अल्ताफ साहब तो पीडीपी के हिस्से थे ना। पीडीपी का हिस्सा होना एक चीज होता है, अपनी पार्टी होना एक चीज होता है। अगर आप पीडीपी का हिस्सा हो, आप पीडीपी में मिनिस्टर थे, आप बहुत एक छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो उस चीज का, जिसके ऊपर एक ऐसा बंदा बैठा है जो खानदानी हुकूमत चला रहा है, जो राजा है, जो राजा है, जो राजा है। तो आप ये नहीं कह सकते तो कि वो पीडीपी का हिस्सा था तो सारा पीडीपी का जो एजेंडा था जो था वो अल्ताफ साहब चला रहे थे। वो ये तो है ही नहीं। अल्ताफ साहब तो बहुत छोटी सी चीज थे, उसमें एक मिनिस्टर थे और कुछ नहीं। अब अल्ताफ साहब को लगा, उसके बाद अल्ताफ साहब को लगा कि जी नहीं 2019 हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, आर्टिकल चला गया, सब कुछ चला गया, वो तो उन्हीं की देन है ना, जो भी हुआ वो उन्हीं की देन है। तो अल्ताफ साहब को फिर लगा जी नहीं, हमारा फ्यूचर तो सिक्योर इंडिया के साथ ही है। हमारा फ्यूचर, अगर दिल्ली इतना डेवलपमेंट हुआ है, चंडीगढ़ इतना डेवलप हुआ है, बाकी शिमला इतना डेवलप हुआ है, कश्मीर में 2 नाव में नहीं होते तो कश्मीर आज स्विट्जरलैंड, बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है, मैं तो बोल रहा हूँ स्विट्जरलैंड बहुत पीछे छूट गया होता कश्मीर से, इतना आगे हम। यहाँ तो नौकरियों की जरूरत ही नहीं होते, हम जॉब गिवर्स होते हैं, जॉब सीकर्स नहीं होते यहाँ पे। लेकिन वही सियासी शिकार, खुद तो दिल्ली के साथ तारे जुड़ी हुई है। एज ए यंग पॉलिटिशियन एंड पार्ट ऑफ अपनी पार्टी, वो ऐसा स्टॉप, क्या आपकी अपनी पार्टी जो है स्टेटहुड पे बात करेगी? नहीं देखिए, स्टेटहुड पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं आती है, बिकॉज मैं अगेन अब लॉ की तरफ आ रहा हूं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज क्लियर कि आपको स्टेटहुड देना पड़ेगा। और जब आपको
इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आपको बोल रहा है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगी, वो तो हो ही जाएगी, वो तो उसमें नहीं है। मे बी आज नहीं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद हो जाएगी। वो तो करनी है उनको, वो तो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन है, वो तो इनको करनी है। ज्यादा से ज्यादा आप सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को टाल सकते हो, लेकिन उसको नकार नहीं सकते हो आप। और वो तो हम बात कर ही रहे हैं। अल्ताफ साहब का पहले सियासतदान कश्मीर के अल्ताफ साहब थे, जिन्होंने कहा आर्टिकल 370 के बाद कि भाई ये भूल जाओ, ये हिस्ट्री थी, आगे देखो हमें आगे कैसे बढ़ना है। इस पे मत मारो लोगों को, आप लोगों को सड़कों पे मत लाओ इस चीज के लिए। बहुत जवान मरे हैं, बहुत बड़े मरे हैं, बहुत बुजुर्ग मरे हैं इस सब को लेके, जो था, जो सबको पता है क्या था। अब सिर्फ डेवलपमेंट की ओर देखो। अब देखो हमारे यूथ का फ्यूचर कहाँ सिक्योर है, हमारी बहनों का फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर है, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर है, हमारे ट्रेडर्स का फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर है। वो तो उन पहले पॉलिटिशियन थे वो इस सब में। तो बी टीम की तो बात ही नहीं आएगी। हम तो पहले से बोल रहे थे कि हमारा डेवलपमेंट रिलेटेड एजेंडा है, और डेवलपमेंट उस एजेंडा में हमारा सपोर्ट जो भी करेगा हम उनके साथ जाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। ये नॉर्मली डेवलपमेंट को अगर हम कहेंगे कि सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, पावर देना, बाकी एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करना, या कोई नया कुछ करने वाले हो आप जब देखिए, आपको मौका मिलेगा? बिल्कुल, पहली बात है कि आप, ये डेवलपमेंट एक सीढ़ी है, इसको आपको एक एक सीढ़ी करके चढ़ना होता है। जी। जब आपके पास बिजली होगी तभी तो आपके पास फोन आएगा, जब आपके पास फोन होगा तभी तो टावर आएगा, जब टावर आएगा तभी तो इंटरनेट आएगा। जी। आपके पास बिजली ही नहीं है, आप वाईफाई ढूंढ रहे हो, वो किस काम का? वो किस काम का? किसी काम का नहीं है। हमारा एजेंडा यही है, पार्टी का एजेंडा यही है, मेरा पर्सनल एजेंडा यही है कि पहले जो बेसिक नेसेसिटीज है जो हमको डिनाई हुई है, पहले वो तो पूरी हो जाए, उसके बाद तो आगे का देख सकते हैं हम। अभी भी कितने, आप अपने इलाके की बात कीजिए, हमारे कुछ थोड़ी बारिश हो जाती है, कुछ हो जाता है, पावर कट जाता है। जी। ये तो पहली बेसिक नीड है ना हमारी। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना मैं कल को यहाँ पे एयरपोर्ट बनवाऊंगा, पहले से आपके पास बिजली नहीं है, आप एयरपोर्ट का कैसे सोचोगे? ये मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो पहले तो डेवलपमेंट हमारी यही है कि जो नहीं हुआ पहले वो पूरा करेंगे। सड़कें आप बोलिए, हमारे चरार शरीफ की बात कीजिए, आज आप चरार शरीफ से श्रीनगर तक जाएंगे, क्या हाल है सड़कों का? पता ही होगा आपको, कितने गड्ढे हैं, क्या है। मुझे तो लगता है हर किसी इंसान का हफ्ते हफ्ते के बाद 2-2, 3-3 हजार का गाड़ी का खर्चा आता है मेंटेनेंस में। वो हमारी सड़कें हैं, सेम सड़कें हैं। मैं बच्चा था, सेम सड़कें थी, मैं आज इतना बड़ा हो गया हूं, 30 साल का हो गया हूं, सेम सड़कें हैं। ट्रैफिक कितना बढ़ गया, पहले इक्का दुक्का लोगों के पास मोहल्ले में गाड़ी होती थी, आज मोहल्ले में हर घर में 3-3 गाड़ियां हैं। ट्रैफिक तो बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, सड़कें उतनी ही है। अब इसको तो आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते जी हमने 65 में आपको सड़क बनाई है। अगर यहां से ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपको तो सड़कें भी उतनी बढ़ानी है। तो वो पहले तो हम वही चीजें पूरी करेंगे ना जो बेसिक नेसेसिटीज है। हम हॉस्पिटल की बात करें, अपने चरार शरीफ हॉस्पिटल की, आप पखरपुरा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, शाम को 10 बजे के बाद आपको बुखार भी हो जाएगा, आपको रेफर करेंगे यहाँ से। सिंपल बुखार आपको हो जाए, आपको रेफर करेंगे। तो ये वो हॉस्पिटल किस काम का है वहां पे फिर? जी। पखरपुरा में फॉर एग्जांपल, पखरपुरा की बात ली जाए, वहां पर रात को कोई डिलीवरी पेशेंट होता है, कुछ होता है, वहां से सीधे एलडी ले जाना पड़ता है, कोई फैसिलिटी वहां पे नहीं है। वो आप डेवलपमेंट, आप, अब मैं थोड़ी ना उनको बोलूंगा जी मैं आपको पहले कॉलेज ला बुलाऊंगा यहाँ पे। उनके लिए पहले मुझे देखना है नीड क्या है। वी हैव टू सी कि नीड क्या है, लोगों की नीड क्या है, एरिया की नीड है। मे बी पखरपुरा के लिए जो नीड है वो अलग है, चरार शरीफ की नीड अलग है। पखरपुरा की अभी फर्स्ट स्टेप है, चरार शरीफ की थर्ड स्टेप है, चालरा की फोर्थ स्टेप है, श्रीनगर की 10th स्टेप है। तो डेवलपमेंट देखिए, हमें तो एरिया वाइज, एरिया सेंट्रिक डेवलपमेंट करनी है ना। एक कम्युनिटी को देख के, एक इलाके को देख के क्या जरूरियात है उनकी, वैसे डेवलपमेंट करना है। एक प्लान आप लाओगे, वो थोपोगे, वो तो फेल हो जाएगा, वो तो फेल हो जाएगा। श्रीनगर और चरार शरीफ की जरूरतें सेम नहीं है, चरार शरीफ और यूसमर्ग की जरूरतें सेम नहीं है। तो वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं है। हमको डाउनवर्ड्स लिटरेशन करके देखना है कहां पे क्या चीजें जरूरत है, वही होगी वहां पे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है। जी हाँ। अगर हम वोटर्स की बात करें, वोट्स को गिना जाता है, वोट्स गिन के कहा जाता है किस पार्टी ने जीता, ओवैस अशरफ के लिए वोटर इंपॉर्टेंट है या वोट? देखिए, ये बहुत, आपने तो बहुत मैं कहूंगा, मुझे तो लग रहा है मेरे से ज्यादा सियासतदान आप निकले जो आपने ऐसा सवाल पूछा है कि आपके लिए वोट इंपॉर्टेंट है या वोटर इंपॉर्टेंट है। देखिए, वोट आप खरीद सकते हैं जी।
वोट आप खरीद सकते हैं, लेकिन वोटर को नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप एक वोटर को कन्विंस कर सकते हैं अपना विजन दिखा के, तो वोट्स तो आपको फॉलो करेंगे। वोट्स तो आपको फॉलो करेंगे। आप 10 रुपए से एक वोट खरीद सकते हो, लेकिन एक वोटर आपके लिए 10 वोट ला सकता है, बिना किसी पैसे का, बिना किसी किसी चीज का। तो मेरी प्रेफरेंस तो हमेशा वोटर ही है। और जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, मैं किसी इंसान को एज अ वोटर नहीं देख रहा हूँ, एज अ वोटर वोट नहीं देख रहा हूँ। मैं उस इंसान को एक सोसाइटी का एक आदमी देख रहा हूँ जिसकी जरूरियातें पूरी नहीं हुई है अभी तक। खुद भी यंग है, जाते जाते यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ के लिए एक ही मैसेज है, सब पढ़े लिखे हैं आजकल। पहला तो सबसे पहली बात जो मैं अपील करना चाह रहा हूँ पूरी वैली के यूथ से, कि जो हमारे साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट अभी हो रहा है, दैट हमारी काफी यंग जनरेशन ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रही है, उससे बाहर आने की कोशिश करे। उसके लिए फिर बहुत तरीके भी है, डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, ये प्रोग्राम उस लिए नहीं है, उससे बाहर आ जाइए। दूसरी चीज, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बनिए आप हिस्ट्री में जाइए, आप जेपी आंदोलन में देखिए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जो सब है, 20-20, 25-25 साल के लड़के थे तब जब जेपी आंदोलन, अभी तो पता भी नहीं होगा कई लोगों को जेपी आंदोलन था जी क्या, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन क्या था, वहां से उठ के आए हैं। जी। जब वैसे लोग 25 साल में उठ के आजकल स्टेट सेंटर सब कुछ चला रहे हैं, तो आप में भी तो पोटेंशियल है। हमारे कश्मीर में क्या कम पोटेंशियल है? आप आगे आ जाइए, आप इलेक्टोरल इसका पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाइए। आप देखिए क्या हुआ है हमारे साथ, आप पढ़िए क्या हुआ है हमारे साथ, आप फिर डिसीजन लीजिए, आप पॉलिटिक्स में आ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ आ जाइए, अपनी पार्टी के साथ आ जाइए, एबीसीडी पार्टी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाइए और इसका पार्ट बनिए। थैंक यू वैस, बात करने के लिए। वी होप जब भी आपको मौका मिले आप लोगों के हित में बात करेंगे, लोगों के लिए बात करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। तो नाज़रीन, रहमान। आज के लिए इतना ही। अगले शुमारे में किसी और मेहमान के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।